वेलकम है आप सभी का। आज हम साइंस की बात करेंगे। साइंस की वो टॉप 500 क्वेश्चन की आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लोसेंट के बुक से उठाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं बहुत संबंध सूखा रोग या रिकेट से है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूखा रोग या रिकेट जो होता है हड्डियों में होता है, हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, हड्डियां प्रभावित होती हैं सूखा रोग या रिकेट से। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में बीमारियां दी गई हैं परजीवी के कारण होती है आपकी मलेरिया बीमारी। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में जो विटामिन घुल जाता है वो है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो कवक या फंगी का जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है आपका माइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी में फंगी या कवक का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो हमारे शरीर में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है आमाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, आमाशय राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद चींटी या व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? तो सफेद चींटी कहते हैं दीमक को, दीमक जिसको टर्माइट भी कहा जाता है, इसको सफेद चींटी भी कहा जाता है, जो कि लकड़ियों को खा जाता है, बिल्कुल चूड़ा बना देता है, लकड़ियों को खा के पाउडर बना देता है। ऑप्शन नंबर ए। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता रखता है, इसको क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका के द्वारा पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सशक्तता। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण सशक्तता, टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो शर्करा भोजी कवक कहा जाता है यीस्ट को। ऑप्शन नंबर ए, यीस्ट राइट आंसर है। केशिरुक मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो केशिरुक ये है मेरुदंड का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए, मेरुदंड का हिस्सा है केशिरुक। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मेलाटोनिन जो है वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। ठीक है, मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो पादप का जो मूल तंत्र होता है उसमें शामिल नहीं है पूछा गया है। तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना ये शामिल नहीं है। पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति मूल तंत्र नहीं करता, या रखना। ठीक है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पति नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी, मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रेगिस्तान में उगने वाले पौधे लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो संचयी जड़ नहीं है। यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं जड़ों के नाम, इसमें से श्वसन मूल या श्वसन जड़, ये संचयी जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन जड़। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। एक पर्णफलक में शिराओं का विन्यास है। तो एक पर्णफलक में शिराओं का विन्यास सिरा रचना या वेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, सिरा रचना या वेंशन। जब हम एक प्याज काटते हैं तो उसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध के लिए उत्तरदायी होता है? तो ताजे कटे प्याज से आने वाली गंध सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। कालाजार रोग डैश के कारण होता है? तो कालाजार रोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ के कारण कालाजार रोग होता है। कोलेजन एक प्रकार का या की डैश है? तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है राइट आंसर है।
ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो ग्लाइकोजन ये अग्नाशय के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय राइट आंसर है। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। तो मकड़ी का जाला जो रहता है ये एक सिल्क या रेशा होता है और ये प्रोटीन के फाइबर होते हैं मकड़ी के जाले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। पौधे में जल संवहनी ऊतक है, तो पौधों के अंदर जल संवहनी ऊतक है जाइलम। हिंदी में इसको दारू बोलते हैं, ठीक है, पीने वाली दारू नहीं, दारू या जाइलम ये जल ले जाता है पौधों में। ऑप्शन नंबर ए। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति संस्थापन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी संस्थापन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घांगन को उत्तेजित करता है? तो वो पादप हार्मोन आपका है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो रहता है ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, पादपों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा में इलेक्ट्रोड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? तो फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर ए कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यकृत प्रभावी होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा पाचक विकार यहाँ वर्णित किया गया है? तो आपकी त्वचा और आंखें पीली हो जाएंगी, तो पीलिया हो गया कहलाया आपको क्या? पीलिया। ऑप्शन नंबर ए पीलिया के कारण आपकी त्वचा और आंखें पीली हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? उड़ान रहित पक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ नहीं सकता। कौन? कीवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कीवी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ान रहित पक्षी। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल। ऑप्शन नंबर सी प्रवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जैविक मूल का विशालतम संरचनाओं का निर्माण करके शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है प्रवाल। पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क राइट आंसर है। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी टोनोमीटर राइट आंसर है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन ओनीरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ओनीरोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। अमरबेल या कसकुटा इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल या कसकुटा परजीवी या पैरासाइट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी पैरासाइट या परजीवी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पुष्प के अंतरतम मतलब सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर राइट आंसर है। डाउन सिंड्रोम है डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों एवं शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक रोग है। आपके माता पिता में से किसी को होगा तो आपको भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम। ये एक अनुवांशिकी रोग है, याद रखना। निम्न में से कौन सा रोग जो है हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण जो रोग होता है वो होता है आपका जठर शोथ रोग। ऑप्शन नंबर सी जठर शोथ रोग राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होती है? तो शरीर के तापमान के नियमन के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो मस्तिष्क के द्वारा जो हार्मोन सोने जागने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी मेलाटोनिन हार्मोन
राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण कालाजार रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी कालाजार रोग राइट आंसर है। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस हो जाएगा? तो शरीर के अंदर यदि लोहा या आयरन अधिक हो जाए तो आपको सिडरोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सिडरोसिस हो जाएगा लोहे के अधिक जमाव से। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया गया है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरा में साइट्रिक, नींबू में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता। यहाँ पर नींबू के बारे में गलत दिया गया है। कमेंट करके बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड नींबू में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्याज रासायनिक जो है क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। यह आंखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे अश्रु निकलते हैं। तो आंखों में एक ग्रंथियां होती हैं अश्रु ग्रंथियां, उसको उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर बी अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कोशिका का जो केंद्रक है कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य के नाम से इसे जाना जाता है, कोशिका द्रव्य। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आम का पेड़ स्वपोषी या ऑटोट्रोप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी का उदाहरण है आम का पेड़। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? तो मलेरिया जो है ये वेक्टर वाहक जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है? तो यहाँ पर आपका खसरा, रेबीज और चेचक ये विषाणु से होता है। कुष्ठ रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? तो झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है ये कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जीवाश्मों का अध्ययन राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया ये आपकी होती है, इससे संबंधित शाखा है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो शैवालों का अध्ययन हम करते हैं फाइकोलॉजी के तहत। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में वर्णन किया जाता है वन के विकास के संबंधित। ऑप्शन नंबर बी वन के विकास का राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए बीज का अध्ययन राइट आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है इनमें से किसका? तो एग्रोस्टोलॉजी ये आपकी संबंधित है घास के विज्ञान से, घासों से। ऑप्शन नंबर सी घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी। तो पीडोलॉजी या पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी भूमि का अध्ययन राइट आंसर है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता इसके बारे में जानकारी दी जाती है आनुवांशिकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वर्गीकी राइट आंसर है।
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पोमोलॉजी राइट आंसर है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन कहलाएगा आपका पेलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, पेलिनोलॉजी राइट आंसर है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं, ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए, ओलेरीकल्चर, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वार्षिक वलयों का अध्ययन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित संवर्धन जो कहलाएगा आर्वोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी, आर्वोरिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना शारीरिकी कहा जाता है, इसको शारीरिकी, पौधों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, इसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, फफूंद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री ये आपका कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, मतलब आप तो खेती भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपने वहां पेड़ भी लगा दिए हैं, लकड़ी जिससे प्राप्त होती है, तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती राइट आंसर है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन, इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है? तो देखो, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गलत आंसर है। बाकी फलों की खेती पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, लीनियस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति जो है इसके प्रतिपादक लीनियस हैं, ऑप्शन नंबर ए, लीनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है इसको स्वीडिश वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश वैज्ञानिक राइट आंसर है। पुष्पी पादपों को रखा गया है इनमें से किस में? तो जो पुष्पी पादप होते हैं उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी, फेनरोगेम्स राइट आंसर है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगेम्स राइट आंसर है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीसीज है, ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज राइट आंसर है। हाइड्रोफाइट होते हैं, तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जलीय। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो क्या बताते हैं? तो पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखते हैं, एक बताता है आपका वंश, किस वंश का है, और दूसरा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प फूल नहीं लगते उनको अनावृतबीजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अनावृतबीजी, मतलब बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते। जीवाणु की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जीवाणु के खोज करता है आपके
लीवेनहुक, ऑप्शन नंबर डी लीवेनहुक, ये जीवाणु की खोज करता है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों? तो जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी, कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण जीवाणुओं को पौधा माना गया है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता क्या? तो जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उसमें सूत्रकणिका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका नहीं होता। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु साधारणतः बेसिली मतलब छड़ रूपी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी होते हैं जीवाणु, बेसिकली साधारण आकृतियों की। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ऑप्शन नंबर ए, गोलाणु राइट आंसर है। एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या? तो एक गोल जीवाणु को कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकस। ऑप्शन नंबर सी, कोकस राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरेलम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरेलम राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं में केंद्रक वास्तविक केंद्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में, यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज्यादा संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? तो बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी आशय है आपका वर्ण की लवक। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया में पाया जाता है वर्ण की लवक राइट आंसर है। पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जो पाश्चर हैं ये आपके रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे छोटा जीव है आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा और यीस्ट में से। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में सीधे बदल देते हैं उनको नाइट्रोजन स्थिरीकारी